बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अज़द हुसैन भाई कनाडा में इस वक्त मुकीम हैं और वो अमल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अमल फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंसानियत के लिए काम कर रही है, इंसानियत को महसूस करती है। अज़द भाई वहाँ रहकर भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत परेशान हैं। पाकिस्तानियों के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत वीडियो हमें भेजी ताकि हम आप तक उनके जज्बात और उनकी टेंशन्स और उनके फ़िक्र जो है आपको बता सकें। देखिए ख़वातीन हज़रात, बाहर मुल्क जाकर सेटल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचिए कि कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कितने मामलात से गुज़रना पड़ता है, फिर जाके इंसान अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है। बाहर सिर्फ इसलिए जाया जाता है ताकि उनको पता होता है कि यहाँ पर हमारी इज़्ज़त होगी, कानून का जो बालादस्ती होगी, हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। चल के अज़द भाई के इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम अज़द भाई। अरे वालेकुम सलाम, आमिर की हालत ठीक हो? जी अज़द भाई, थैंक यू सो मच। ज़रा थोड़ा पाकिस्तान की जो न्यूज़ एक है डस्का में जो हुआ एक इंसिडेंट, उसके बारे में कुछ बताइए। यार वो बहुत ही तकलीफ है जी। बहुत ही परेशानी वाला, और सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इंसानों के साथ इस तरह भी कर सकता। तौबा तौबा। अनइमेजिनेबल इंसिडेंट हुआ, बहुत तकलीफ है हुआ डस्के में भी जो हुआ, और समझ में नहीं आता यार कि इंसानों को हो क्या जाता है। जी जी। और इतना देखो ना उस बेचारी बच्ची के सैदा के कि कुछ क्या किया क्या, पहले उसका गला दबाया गया, फिर उसके बाद उसको जिस्म के टुकड़े काटे गए। जी जी जी। और किस तरह से फेंका गया, किस तरह से उसके सर को तवे के ऊपर जला के और उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया गया। और जबकि उसका बाप भी बार बार पूछ रहा है और कह रही जी वो कहीं भाग गई है, कहीं चलेगी। और यार ये बात ये कि इस बारे में जिक्र करेंगे तो ना ख़त्म होने वाला किस्सा है, अगर इस डिटेल में जान लगें। जी जी। लेकिन अफसोस जो सबसे बड़ा वो होता है वो इस चीज़ का आमिल होता है कि अब एक तो जितने भी ये यूट्यूबर और बनाने वाले जितने भी आगे, उनको एक है बड़ा अफसोसनाक किस्सा, उन्हें एक स्टोरी मिल गई। यार मैंने कितने लोगों को सुना है, कितने लोगों को सुना है, और किसी एक ने भी नहीं ये बात की कि जो बेड़ा गर्क जुडिशरी का है जी जी, वो अगर इंसान के बच्चे हों तो ये वाक़यात कभी हो ही ना इस तरह के। और बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है ज़िया-उल हक कैसा था कैसा नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन जब उसने लित्तर लगाने शुरू किए थे ना, जी जी। और जब वो कोड़े मरवाने शुरू किए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वापडा में उस वक्त एकदम लोग डर के रिश्वत भी लेनी छोड़ गए थे और बहुत लोग सीधे होने शुरू हो गए थे। यार जब पता होता है कि कुछ होना ही नहीं है और जो जरा पैसा लगा देता है वो फालतू होके आ जाता है। अब इसी तरह से अब वो जो कराची में जिस लड़की ने शराब पी हुई है और उसने वो बाप और बेटी को जनाब मार दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो जनाब अपने बड़े महफूज तरीके से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से जो अमेरिकन वो एक था, उसने लाहौर में मजंग चुंगी पे एक गन से मार दिया उसको ना, और उसको चार्टर्ड प्लेन में उठा के अमेरिका भेज दिया। और उस बंदे ने उसी तरह की हरकत अमेरिका में कि वालमार्ट से निकल रहा था, किसी के साथ मत्था लगाया तो पता क्या किया, और उसको वहाँ से जेल हो गई, और ये यहाँ पे उन्होंने जहाज़ पे उठा के भेज दिया। यार मसला ये है कि ये दुनिया की गंदी तरीन जुडिशरी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई इंसाफ ही नहीं है, इंसाफ का चक्कर ही कोई नहीं। अमीर आदमी या कुछ करता है वो तो निकल के बाहर आ जाता है, कोई ना कोई तरीके होते हैं, चल जाते हैं। अब होना क्या, अब इसी तरह का एक किस्सा अमेरिका में हुआ था 1998 में। अब वो एक औरत थी, काल फ्रा ट्रैकर उसका नाम था, और उसने जनाब ऐसे वो बड़ी मतलब उसको ना डॉक्टर जो स्टार्ट इस तरह से हुआ कि जब उसको फांसी हुई, उसको इंजेक्शन लगाया ना 3 फरवरी 1998 को, तो वो डॉक्टर कहते कि वो बस सो सरप्राइज एंड शॉक है, बड़ी पीसफुली वो डेथ हो गई। उस किस्सा कुछ इस तरह से था कि वो अब उसको अपने बाप का भी नहीं पता था, उस औरत को काला को उसको अपने बाप का भी नहीं पता था। और हुआ क्या है कि वो इसी तरह से पली बड़ी, जैसे ये इन मुल्कों में नॉर्थ अमेरिका में यूरोप में होता है, बाप का पता ही नहीं होता, और जो बर्थ सर्टिफिकेट पे था उसका माँ का ही नाम था। और वो छोटी सी यानी कि 13 साल की उम्र में उन्हें सिगरेटें पीती थी, शराब पीती थी, जो उल्टे पुल्टे काम सारे उसने किए थे। अब ये टेक्सास का किस्सा है। अब होता क्या था कि वो ऐसे ही जब बड़ी हुई तो किसी को बॉयफ्रेंड भी साथ मिल गया,
اب اسی طرح جیسے یہ الٹے کاموں میں لوگ لگے ہوتے ہیں، جی۔ ہوا یہ کہ اسی طرح موٹر سائیکل پہ دو کپل جا رہا تھا ایک، اس کو انہوں نے رات کو مار دیا۔ اوہ مائی اچھا گاڈ۔ وہ بیچارے ڈیتھ ہوگی تو کچھ دیر کے بعد ان کو پکڑ لیا، اس کو جیل ہو گئی اس کو۔ جی جی۔ اب ہوا قصہ اس طرح سے تھا کہ جب جیل ہوگی تو اس کے ساتھ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ تو ادھر ہی مر گیا جیل میں ہی، جو بیمار ہوا کہ ہاں، ڈیتھ ہاں۔ ہوگی۔ اب بڑا جو سرپرائز تھا وہ یہ تھا کہ یہی جو کالا لیڈی تھی یہ اتنا زبردست طریقے سے مذہبی اس پہ چل پڑی نا کہ وہ بائبل پڑھنی اور بہت اس نے، یعنی کہ اس عورت نے کہ جیل کا پورا ماحول ہی چینج کر دیا۔ اوکے۔ اتنا چینج ہو گیا کہ کیونکہ جو بھی جیل میں آتا ہے وہ کرمنل ہوتا ہے، جی جی۔ جیل کا ماحول ہی بدل دیا اس عورت نے۔ اب جب ہوا یہ کہ جب یہ خبر پہنچتے بہت باہر تک چلی گئی کہ یار یہ عورت ایسی ہے کہ جس نے مطلب پورا ماحول چینج کر دیا، نئی تبلیغ شروع کر دی، بڑی مطلب فرشتہ سے عورت بن گئی۔ یہ نہیں کہ یہ اس لیے، بلکہ بڑے بڑے جو تھے اپنا اخباروں والے تھے وہ اس کا انٹرویو لے رہے اس کے بار بار جا کے۔ جی جی۔ تو اب وہ ان کو یہی کہتی کہ بھئی مجھے جو تھا نا کہ صرف ایک ہی جو وہ ہے کہ میں جو نہ بڑے آرام سے اللہ میاں اوپر والے کے پاس چلی جاؤں۔ جی جی۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اوپر جانا چاہتی ہوں، ہاں، میں ہاں۔ مرنا چاہتی ہوں، کیونکہ لیکن اس نے اتنا، لوگ انہوں نے دیکھا کہ اس کا پھیلتے پھیلتے بہت اس کا نام چل پڑا، اور یہاں کے جو بہت بڑے بڑے جو وہاں کے ٹی وی کے تھے انہوں نے بھی آ کے اس کے انٹرویو کیے، اور سب ایوری بڈی واز سو شاک کہ یہ کتنا چینج ہو گئی اور کتنا مذہبی باتیں کر رہی ہے ساری یہ۔ اب مسئلہ یار یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایک تو فرشتہ صرف عورت ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا آزادی دی جائے، اسے فری کر دیا جائے۔ جی۔ اچھا اب وہ جگہ جگہ گئے، اس وقت جناب بش صاحب جو تھے وہ گورنر تھے کسی اس کے اسٹیٹ کے، بش جو گورنر تھا جی جی۔ اس کے پاس بھی، یہاں تک کہ ایک پولیس تھے جو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اس حد تک وہ جو تھی نا اپنا آگے تک جا چکی تھی، اور یہ ریئل سٹوری ہے ساری۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ گورنر کے پاس بھی گئے تو گورنر نے کہا کہ نہیں، یہ ہم جو ہے نا قانون کے ساتھ نہیں ایسا کر سکتے، نہیں کر سکتے، جو ڈیسیژن ہے وہی چلے گا۔ یعنی کہ اس پہ پھر یہ بڑا ایجوٹیشن ہوا، لوگ سڑکوں پہ بھی آ گئے کہ یہ کسی طرح سے ہو جائے۔ پھر تقریباً 18 ججز کا بینچ بیٹھا، اوکے۔ اس میں سے 2 جو تھے وہ انہوں نے چھٹی لے لی، لیکن جو 16 تھے انہوں نے کہا نہیں ٹائم ہوتی۔ جی خواتین حضرات، تو آپ نے سوچا کہ ان کا انالیسس دیکھیں کہ کہاں سے شروع کیا، بہت دیر پہلے، اور صدر ضیاء الحق کے حوالے سے بھی بات ہوئی، موجودہ دور کے حوالے سے بھی باتیں انہوں نے کیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے کہ ہمارے اوورسیز پریشان ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ عمل فاؤنڈیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اللہ تعالیٰ اسجد بھائی کو، ان کی فیملی کو، اور ان کے اسٹاف کو جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ صحت، تندرستی اور خوشیاں اور اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سے ظفر عباس کو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔